नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बढ़िया सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी है सौतेले माँ और सौतेले बाप की। अमूमन तो इस तरह के रिश्ते में आपस में पटरी बिठाने में बड़ी मुश्किल आती है। हम देखते हैं हमारी इस स्टोरी में क्या होता है। कहानी का नाम है प्यार की प्यास। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुमित के जाने के बाद 2 वर्ष में ही नमिता को इस संसार ने महसूस करा दिया कि एक अकेली औरत जिसके सिर पर किसी पुरुष के हाथ का साया नहीं, 21वीं सदी में भी बहुत बेबस, लाचार और मजबूर है। उसका यूं अकेले जीना बहुत कठिन है। मायके और ससुराल में कहीं भी ऐसा कोई नहीं था जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी बिता सके। इसलिए एक दिन जब मनोज ने प्रपोज किया तो वो मान गई। इधर अपनी माँ के बार बार जोर देने पर और छोटे बच्चों का ख्याल करके अमर ने नमिता से, जो उसी की कंपनी में काम कर रही थी, उसे प्रपोज किया। लेकिन मन से वे उसे और उसकी बेटी चारू को अपना नहीं सके। नमिता भी कहाँ अपने पहले पति सुमित को भुला सकी थी। अचानक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अकेले छोटी सी बच्ची चारू को पालना उसके लिए मर्दों की इस बनाई दुनिया में बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी जिस प्रेम और अपनेपन से नमिता ने अमर के पूरे परिवार को अपना लिया था, उसका एक अंश भी अगर वह नमिता की बेटी चारू को देते, लेकिन नहीं, अमर उसे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं सके। उनके लिए जो कुछ था वो सब कुछ उनकी पहली पत्नी के दोनों बच्चे थे, अथर्व और नेहा। अथर्व तो तब चारू की ही उम्र का था, 6 साल का, जब उसके पापा अमर ने नमिता से शादी की थी और अमर की बेटी नेहा मात्र 2 वर्ष की थी। नमिता ने सोचा था कि ज्यादा कुछ नहीं, अमर से शादी करके ज्यादा कुछ नहीं तो इज्जत की एक छत और चारू को पापा का नाम तो मिल ही जाएगा। और वैसा हुआ भी। अमर ने नमिता की बेटी चारू को अपना नाम भी दिया और इतना बड़ा आलीशान घर भी। उसकी कंपनी अच्छी चलती थी और समाज में उसका नाम, रुतबा सब कुछ था। नहीं मिली तो उस नन्ही बच्ची चारू के लिए अमर के दिल में थोड़ी सी जगह। चारू के अपने पापा कैसे थे ये तो उसे विस्मृत हो गया था। उसकी नन्ही सी यादों में कुछ भी शेष नहीं था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उसे बखूबी समझ आ रहा था कि उसके ये वाले पापा वाकई दुनिया के बेस्ट पापा थे, जो अपने दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। मम्मी के सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें खुद स्कूल के लिए तैयार करते, उन्हें गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाते, शाम को उन्हें घुमाने ले जाते, उनके लिए बढ़िया बढ़िया चीजें भी लाते, खिलौने भी लाते, तरह तरह की ड्रेसेस लाते और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर चारू के अकेले के लिए अगर नमिता कभी कुछ ले आती तो बस बहुत जल्दी सौतेली माँ की उपाधि से उसे नवाज दिया जाता। अमर के दोनों बच्चों को तो नमिता मम्मी के रूप में पूरी तरह से मिल गई थी। वह उनके संग हर जगह जाती, संग खेलती, संग खाती, मगर शायद उनकी हरी भरी दुनिया में चारू के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ तक कि अगर नमिता चारू का कुछ काम कर रही होती और इस बीच यदि नेहा और अथर्व, यहाँ तक कि अमर और उसकी माताजी का भी कोई काम निकल जाता, तो वो चारू को छोड़कर पहले उनका काम कर देती, इस डर से कि कहीं वे गुस्सा न हो जाए, कहीं सासू माँ फिर से सौतेली माँ का पुराण न शुरू कर दे। हमारे समाज में हमेशा से ही सौतेली माँ को इतनी हेय दृष्टि से ही देखा जाता रहा है कि वह चाहे अपना कलेजा चीर कर दिखा दे, लेकिन कोई उसकी अमूल्य कुर्बानी और प्यार को नहीं देखेगा, अमूल्य त्याग और प्यार को नहीं देखेगा। बस उस पर हमेशा लांछन ही लगाए जाएंगे। अच्छी मम्मी बनने के चक्कर में नमिता अपनी खुद की बेटी चारू की तरफ से लापरवाह हो जाती कई बार। सबको सब मिल गया था, मगर उसका तो जो अपना था वो भी उससे छीनने लगा था। नमिता को उसे प्यार भी छिप कर करना पड़ता और उसका काम भी, मगर वह क्या करती, उनके सिवा चारू का और था ही कौन। उसके बिना तो वह पूरे घर में अपने को बहुत अकेला महसूस करती थी। चारों लोग कहीं तैयार होकर जा रहे होते और अगर चारू गलती से भी उनके संग जाने का जिक्र भर छेड़ देती तो नमिता मारे डर के उसे ही चुप करा देती। उसका बालमन तब उसके सौतेले पिता की तरफ इस उम्मीद से देखता कि शायद वे उसे खुद ही साथ चलने को कहे, मगर वहाँ तो स्नेह क्या गुस्सा क्या कोई एहसास तक नहीं था चारू के लिए, जैसे उसका अस्तित्व, उसका वजूद उनके लिए होकर भी नहीं था। वे सब लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते और वो वहीं दरवाजे पर बैठी रोती बिसुरती उनके लौटने का इंतजार करती रहती। इतने बड़े घर में अकेले चारू को बहुत डर लगता था। तब सोचती, क्या मम्मी ने इन नए वाले पापा से शादी करके ठीक किया? पता नहीं उन्होंने क्या पाया, लेकिन जाते जाते बार बार आंसू भरी आंखों से पीछे मुड़ मुड़ कर नमिता का उसे निहारना चारू से उसके रीते हाथों की व्यथा कह जाता।
दादी का तो होना न होना बराबर ही था। वे भी उससे तभी बात करती थी जब उन्हें उससे कोई काम होता था या उसे कोई काम बताना होता था, वरना वे तो शाम को जल्दी ही खा पी कर अपने कमरे में चली जाती थी। फिर पीछे दुनिया में कुछ भी होता रहे, उनकी बला से वह आंखों में बस एक ही अरमान लेकर बड़ी होती रही कि एक दिन तो जरूरी पापा कहेंगे, चारू तू भी मेरी बेटी है, मेरी सबसे प्यारी बेटी है चारू। चारू को पूरे 15 साल हो गए इस घर में आए। बचपन की दहलीज को पार कर जवानी भी आ गई, लेकिन नहीं आई तो वह घड़ी जिसको आंखों में सजाया वह इतनी बड़ी हो गई। इस बीच अथर्व और नेहा तो चारू को थोड़ा बहुत अपना समझने लगे थे, लेकिन पापा हर वक्त उनके बारे में सोचते रहने के कारण उसमें उनका प्यार पाने की चाह बजाय कम होने के बढ़ती ही जा रही थी। वह हर वक्त पापा के लिए, अपने भाई बहन के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती। बचपन में कितनी बार अथर्व और नेहा का होमवर्क पूरा करवाने के चक्कर में उसका खुद का होमवर्क और पढ़ाई छूट जाते थे। चारू को स्कूल में टीचर की डांट खानी पड़ती और घर में मम्मी की भी। नमिता अक्सर चारू पर इस बात को लेकर गुस्सा होती कि वह उन लोगों के लिए क्यों अपना नुकसान कर रही है जिन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, जिन्होंने अब तक उसे थोड़ी सी भी जगह नहीं दी अपने दिल में। चारू जब 13 साल तो उसे अच्छी तरह याद है कि एक दिन नेहा की तबीयत खराब हो गई थी। मम्मी पापा कंपनी के किसी काम से बाहर गए थे। दादी के साथ तीनों बच्चे ही थे घर पर। दादी को तो वैसे ही घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम रहती थी, इसलिए वे ज्यादा चलती फिरती नहीं थी। पापा मम्मी ने अथर्व को कभी कुछ करने की आदत डाली ही नहीं थी। उसका हर काम लाड़ प्यार में वे खुद ही जो कर देते थे। केवल चारू को ही सभी लोगों के तिरस्कार और वक्त ने समय से बहुत पहले ही सयानी बना दिया था। जब उसने देखा कि नेहा की तबीयत बिगड़ रही है तो उसने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। फिर उनके कहे अनुसार सारी रात जाग कर उसे दवा भी देती रही। नेहा के माथे पर ठंडी पट्टियां भी रखती रही। अगले दिन जब अमर और नमिता आए, नेहा काफी हद तक ठीक हो गई थी। नेहा ने पापा के सामने जब चारू की तारीफ की कि कैसे उसने रात भर जाग कर उसकी देखभाल की है, तो उन कुछ पलों में उसे लगा कि पापा की नजरें उसके लिए प्यार भरी थी, जिनके बारे में वो हमेशा सपने देखा करती थी। उस दिन के बाद एक दिन अमर चारू के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी लाए, शायद अब तक का पहला और आखिरी तोहफा। चारू को लगता कि अब उसे भी पापा के दिल में जगह मिल गई है। अब वह भी नेहा की तरह उनसे जिद कर सकेगी, उनसे रूठ सकेगी, उनके संग घूमने फिरने जा सकेगी। लेकिन यह तो केवल उसका भ्रम ही था। 2-4 दिन ही रही स्नेह की वह तपिश। अमर फिर चारू के लिए अजनबी बन गए। उनका वह तोहफा जिसे देखकर वो फूली नहीं समा रही थी, उनकी लाडली बेटी की देखभाल का एक इनाम भर था। लेकिन अब उसका सुना मन उनके स्नेह के स्पर्श से भीग चुका था। वह अमर को खुश करने के लिए अब वह हर काम करने की फिराक में रहती थी, जिससे कि उनका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। अब बरसों बाद चारों को उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है, तो वह पीछे क्यों हटे? मम्मी की बात क्यों सुने? वह क्यों नहीं समझती कि अपने पापा का प्यार पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है? अमर की तबीयत इधर कई महीनों से खराब चल रही थी। बुखार बना रहता था हरदम। तमाम दवाएं खा चुके, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही वे बाथरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे। उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। सारे चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर उन्हें बचाना है तो तुरंत ही कहीं से एक किडनी का इंतजाम करना होगा। घर का कोई भी स्वस्थ सदस्य अपनी एक किडनी दे सकता है। एक किडनी से भी बिना किसी परेशानी के पूरा जीवन जिया जा सकता है। कुछ लोग हॉस्पिटल में मजबूरीवश अपनी किडनी बेच भी देते हैं, लेकिन फिलहाल तो हॉस्पिटल में ऐसा कोई आया नहीं। अमर को तो जल्दी से जल्दी किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत थी। उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। पापा की हालत देखकर चारू का मन रोता रहता था। उसे समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे अपने पापा के लिए, जिससे कि वे ठीक हो जाए। हफ्ते भर से अमर अस्पताल में ही एडमिट है। अभी तक किडनी का इंतजाम नहीं हो पाया है। दादी, नेहा, वह, अथर्व, नमिता सभी अस्पताल में थे इस वक्त। दादी की किडनी के लिए तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया था कि इस उम्र में पता नहीं उनका शरीर यह ऑपरेशन झेल पाएगा या नहीं। दादी के चेहरे पर साफ साफ राहत के भाव दिखाई दिए उसे। अमर की अनुपस्थिति में नमिता पर ही पूरी कंपनी की जिम्मेदारी थी, इसलिए वह आगे बढ़ने से हिचक रही थी। वैसे भी तबीयत खराब होने की वजह से अमर बहुत दिनों से कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कंपनी के बिगड़ते रिजल्ट इस बात के गवाह थे। नमिता भी क्या करती? नेहा तो थी ही अभी बहुत छोटी। उसे तो हॉस्पिटल, इंजेक्शन, डॉक्टर सभी से डर लगता था। और अथर्व, उसे तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने और आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं है। पापा मम्मी के ज्यादा लाड़ प्यार
और देखभाल ने उसे निरंकुश बना दिया था। चारू के साथ उसने भी इस साल ग्रेजुएशन किया है, लेकिन जिम्मेदारी की समझदारी की कोई बात नहीं। पता नहीं सबसे आंख बचाकर कब वह बाहर निकल गया, इन सबको पता ही नहीं चला। तब नमिता ही आगे बढ़कर बोली, डॉक्टर आप देर मत कीजिए, मेरी एक किडनी मेरे पति को लगा दीजिए। तभी इतनी देर से विचारों की कश्मकश में हिचकोले से खाती चारू ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं मम्मी, हम सबको, पूरे परिवार को आपकी बहुत जरूरत है। पापा को किडनी मैं दूंगी और कोई नहीं। चारू की बात सुनकर नमिता एकदम चीख कर ऐसे बोली मानो बरसों का आक्रोश आज एक साथ लावा बनकर फूट पड़ा हो। दिमाग तो सही है तेरा चारू। उस आदमी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रही है, जिसने तुझे कभी अपना माना ही नहीं, जिसने कभी दो बोल प्यार के नहीं बोले तुझसे। तू उसे अपने शरीर की इतनी कीमती चीज दे रही है। नहीं, कभी नहीं। ये बेवकूफी मैं तुझे नहीं करने दूंगी मेरी बच्ची, कभी नहीं। अभी तेरे सामने पूरा जीवन पड़ा है, पराए घर की अमानत है तू। अरे जिन बच्चों पर वे हमेशा अपना प्यार लुटाते रहे, वे करे ये सब। अथर्व का फर्ज बनता है ये सब करने का, तेरा नहीं। तू है ही क्या उनके लिए? मैं उनके लिए चाहे कुछ ना हूँ मम्मा, लेकिन मेरे लिए वे बहुत कुछ है। मैंने तो अपने दिल से उन्हें अपना पापा माना है मम्मी। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर मम्मी, प्यार का प्रतिकार प्यार ही हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना? नमिता चारू को हैरत से देखती रह गई थी। नमिता का पूरा चेहरा आंसू से भीग गया। शायद सोच रही थी, काश इस बेटी के दिल को भी पढ़ा होता अमर ने कभी, इस बेटी को भी गले लगाया होता कभी। अपने दोनों बच्चों की तरह कभी इसकी भी पढ़ाई, होमवर्क, एग्जाम्स की फिक्र की होती। कभी डांटा होता तो कभी पुचकारा भी होता इसे, कभी झिड़का होता तो कभी समझाया भी होता इसे। मगर उन्होंने तो कभी इसे नजर भर देखा तक नहीं। और ये है कि, और फिर किसी की भी नहीं सुनी चारू ने। अमर ने भले न बनाया हो, लेकिन चारू ने अपनी एक किडनी देकर अमर को अपने शरीर का एक हिस्सा बना ही लिया। दोनों को हॉस्पिटल से एक ही दिन डिस्चार्ज किया गया। वह गाड़ी में कनखियों से बराबर देख रही थी कि अमर बार बार चारू को ही देख रहे थे। उनकी आंखों में आज आंसू थे। वे कुछ कहना चाह रहे थे, मगर कह नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके दिल के अनकहे शब्द चारू के दिल को स्नेह की तपिश से सहला रहे हो, जिससे बरसों से किया उसके प्रति उनका अन्याय शीशा बनकर पिघला जा रहा था। घर आने के भी कई दिनों बाद एक दिन अचानक अमर चारू के कमरे में आए। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आज तक वो चारू के इतने करीब, वे भी अकेले में, कभी आए भी तो नहीं थे। और आज वे उसके करीब, बिल्कुल करीब, उसके पलंग पर बैठ गए थे। चारू ने उनकी तरफ देखा। वे उदासी भरी, दर्द भरी, आंसुओं भरी आंखों से उसे देख रहे थे। वह भी देखती रही उन्हें, अपने पापा को। उसे तो अब तक की जिंदगी का एक दिन भी या यह कह कि एक लम्हा भी याद नहीं जब उन्होंने उसे देखा भी हो। आंखों ही आंखों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ चारू ने सुन भी लिया। चारू को लगा कि अगर एक शब्द भी उन्होंने जबानी बोला तो अपने आंसुओं के वेग को वह थाम न सकेगी, और शायद न ही वे, भर भरा कर बस गिरी पड़ेगी अपने पापा की गोद में, जिसके लिए चारू अतृप्त सी न जाने कब से तरस रही थी। उनके होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए ही थे कि चारू ने तड़प कर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। बोली, न पापा, न, कुछ मत कहना। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस अपने पापा के लिए अपना छोटा सा फर्ज निभाया है। अंततः वह भी रोक ही नहीं सकी खुद को, रो ही पड़ी फूट फूट कर। अमर भी रो पड़े जोर से। उन्होंने उसे अपने सीने से लिपटा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे अपने इस गंदे से पापा को। बेटी है तू मेरी, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है बेटी तू। चारू, मुझे माफ कर दे बेटी। जिन लफ्जों और जिस स्नेह से चारू अब तक अपने ख्वाबों में ही रूबरू होती रही थी, आज हकीकत बनकर उसके सामने आया था। इन पलों ने सब कुछ दे दिया था उसे। बरसों के गिले शिकवे, बरसों की शिकायत आंसुओं के प्रवाह में बह गई थी। तभी अमर को देखकर नमिता भी वहां आ गई, तो उन्होंने नमिता को भी अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम दोनों के साथ मैंने बहुत अन्याय किया है नमिता। अतीत की यादों में इतना उलझा रहा कि वर्तमान के इतने खूबसूरत साथ और रिश्ते को नकारता रहा। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। आज इतने बरसों बाद ही सही, यह परिवार आज चारू का भी हो गया था। नमिता को लग रहा था कि आज उसका परिवार पूरा हो गया है। नमिता की भी आंखें खुशी से भीग गई थी।
उसके बाद तो जैसे चारू की जिंदगी ही बदल गई। अमर ने चारू और अथर्व दोनों को एक साथ MBA के लिए एडमिशन दिला दिया था। वे चाहते थे कि अब दोनों भाई बहन नई सोच और नई तकनीक से उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। अथर्व का तो उसे पता नहीं, लेकिन चारू अपने पापा के लिए कुछ भी करेगी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी प्यार की प्यास। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के दिल को बड़ा व्यक्ति समझ नहीं पाता, उसकी कोमल भावनाओं को समझ नहीं पाता। ऐसा ही हमारी इस कहानी में भी हुआ था। अमर ने चारू के दिल की पिता से बात करने की, पिता का प्यार पाने की चाह को कभी समझा ही नहीं, और जब समझा तब तक चारू का बचपना तो निकल चुका था। चारू बड़ी हो चुकी थी, लेकिन चारू ने दिल से उन्हें अपना पापा माना था बचपन से ही। इसलिए चारू ने उनके लिए इतना बड़ा त्याग भी करके दिखा दिया, जो उनके खुद के बच्चों ने उनके लिए नहीं किया था। आपको कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।